दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। लेकिन इस बयान के मायने समझना बहुत जरूरी है। समीर जी, जिस तरीके से नाम लेकर के देवेंद्र फडणवीस के बारे में आज ये राज ठाकरे ने बोला है, इसके क्या मायने हैं? पहले जब मुख्यमंत्री बनना था तब ये कह के कि भाई वो ब्राह्मण है, किसी मराठा को बनना चाहिए, उस पर राजनीति हुई थी। अब दोबारा देवेंद्र फडणवीस को ही घेरने की कोशिश, क्या है, कैसे, क्या समझो इसमें? देखिए, मुझे लगता है राज ठाकरे ने कटाक्ष करने की कोशिश की थी। वो कटाक्ष था देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। एक गलत निर्णय लेकर दो भाइयों को साथ में लेकर आए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति अगर आप देखेंगे तो मुंबई में अगर देखें BMC में तो बहुत आसान नहीं है शिवसेना को खारिज करना। आज भी लोकसभा में 6 में से 3 सांसद उनके पास है और शिवसेना तो बंबई प्रॉपर की पार्टी है। तो मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती फिलहाल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से राज ठाकरे का 1.5 से 2% का वोट बैंक जो है, और BMC में हार जीत जो होती है बहुत कम वोटों से होती है। ऐसे में राज ठाकरे अगर साथ देंगे तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे को एक आधार मिलना तय है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सेवक संघ के कारण बंबई में बहुत मजबूत है, तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। यह दिक्कत एकनाथ शिंदे के लिए मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी है। अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आए तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, ये आने वाले समय में एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे। और एकनाथ शिंदे की राजनीति के लिए चिंता का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब विकल्प है 2029 के लोकसभा चुनाव में और 2030 के विधानसभा चुनाव में कि अगर एकनाथ शिंदे अपने ज्यादा पंख उड़ाते हैं तो उनके पास विकल्प है कि वो वापस उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो एक हो गए उनके पास जा सकते हैं। चिंता एकनाथ शिंदे को करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। और यही तो उबाटा भी कह रहे हैं। अरुण सावंत जी दे दिया है। अरुण सावंत जी, हमें तो राज ठाकरे यही तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जब आपके उप मुख्यमंत्री ने कल जा करके जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात बोल दिया, वो कह रहे हैं कि आपको भी थोड़ा थोड़ा डर सता रहा है कि कहीं कोई एक विकल्प तो नहीं सोच रही भारतीय जनता पार्टी, तो आपने भाई जय गुजरात भी जाकर के वहां बोल दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पद्मजा जी। जिस प्रकार से समीर जी ने कहा कि असली डर जो है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी को है, तो मैं इस बात को बिल्कुल मानता नहीं। क्यों? उसका कारण भी मैं यहाँ देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले ये जो मुंबई की जनता जो है ना, खास करके महाराष्ट्र की तो है ही, लेकिन खास करके मुंबई के ऊपर मैं जोर लगाऊंगा कि जिस प्रकार से इस मुंबई को बनाने के लिए, इस मुंबई की जनता की सेवा करने के लिए, इस मुंबई की जनता की सेवा करने के लिए सड़कों पर उतरने का काम पिछले 3 सालों से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है, वैसे इस महाराष्ट्र के किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक किया नहीं था। और इसीलिए मुंबई की जनता उनको सराहती है कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा, उप मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। रही दूसरी बात कि जिस प्रकार से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने पुणे की सभा में भाषण खत्म होने के बाद जय हिंद कहा, उसके बाद जय महाराष्ट्र कहा, और सामने की पूरी 100% जनता गुजराती थी, इसीलिए उनका मान रखने के लिए उन्होंने जय गुजरात भी कहा। तो मुझे आप ये बताइए कि जय हिंद का मतलब क्या होता है? जय हिंद का मतलब अगर पूरा भारत है तो गुजरात भारत में ही आता है, ओडिशा भारत में ही आता है, बंगाल भारत में ही आता है। तो हम क्या, जय हिंद का मतलब ये नहीं हुआ क्या जय गुजरात किया हमने? तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। वो तो फिर कह रहे हैं, जब भाषा का मुद्दा इतना गर्म है, आपने एक बार फिर से मराठी भाषा का अपमान कर दिया और मराठी भाषियों का अपमान कर दिया। नहीं, यही तो कह के वो बुलाएंगे। नहीं पद्मजा जी, ये उबाटा शिवसेना और मनसे जो अभी खत्म हो चुकी है, जिनके पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो इस मुद्दे को गरम करते रहो कि देखिए इन्होंने मराठी के साथ महाराष्ट्र के साथ इन्होंने गुजरात का नाम लिया। इन्होंने गुजरात क्या, ये उद्धव ठाकरे जी जय गुजरात नहीं बोलते? ये उद्धव ठाकरे जय बताइए। आनंद दुबे, मराठी के सम्मान में जब हम गुजरात में जाते हैं,
अरे गुजरात में ही क्यों? आप उत्तर प्रदेश के उत्तर भारतीयों का मीटिंग 2 महीना पहले आपने लगाया था। जय गुजरात, हम उत्तर प्रदेश जाते हैं, हम कहते हैं जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, लेकिन जब हम महाराष्ट्र में आते हैं तो हम कहते हैं जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। तब हम यहाँ दूसरे राज्यों के नारे नहीं लगाते। यही इनके हम में फर्क है। ये महाराष्ट्र से नफरत करते हैं, ये मराठी माणूस से द्रोह करते हैं। इनके मन में अपने मालिकों के प्रति सम्मान है, अपने मालिकों को खुश करना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते तो हमें ईडी सीबीआई पकड़ ले जाती है, उठा ले जाती है, जेलों में डाल देती है। फिर भी हम नहीं घबराते, फिर भी हम डटते हैं, आंखों में आंख मिलाते हैं, इनका सामना करते हैं। भले हमारे पास 20 विधायक होंगे, भले इनके पास 80 विधायक होंगे, लेकिन हमारे 20 विधायक महाराष्ट्र की बात करते हैं, मराठी माणूस की बात करते हैं, हमारे राज्य की बात करते हैं, रोटी रोजी कपड़े मकान के बारे में बात करते हैं, नौजवान के बारे में बात करते हैं। यही प्रॉब्लम है ना। ये अपने फिर से ये बात कह देना कि गुलाम है, किसी गुजराती सभा में जय गुजरात बोल दिया तो वो मराठी का अपमान हो गया या फिर महाराष्ट्र का अपमान हो गया। यही तो वो बांटने वाली मानसिकता है ना। और यही घूम फिर के मुद्दा फिर आ जाता है कि आप कहिए कि कोई बाहर से आ रहा है उसको हम थप्पड़ मार देंगे, या फिर किसी ने जय गुजरात बोल दिया। वैसे तो जय गुजरात उद्धव जी ने भी बोला था 2019 में, जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे तो उन्होंने भी जय हिंद जय गुजरात का नारा लगाया था। गुजरात में जाके हम बोलेंगे 10 बार। अरे पूरे भारत में आप जय गुजरात, जय तमिलनाडु, जय कर्नाटका, जय दिल्ली, जय महाराष्ट्र बोलिए। हमारे राज्य में अगर आए हैं तो ये क्या लॉजिक हुआ कि आप गुजरात में खड़े होकर जय गुजरात कह सकते हैं, लेकिन अच्छा चलिए समझ पा रहे हैं। ये तो बात ये हो गई कि आप कहेंगे कि कल आप अमेरिका में खड़े होकर के जय हिंद नहीं बोलेंगे क्योंकि आप अमेरिका में खड़े हैं। आप नहीं बोलते क्या जय हिंद जब देश के बाहर जाते हैं? क्यों आनंद जी, अपमान हो जाता है क्या अमेरिकी लोगों का कि आप अमेरिका की धरती पर खड़े होकर जय हिंद बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे? आप पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके चले। बिल्कुल, आपका लॉजिक तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का है तो मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ले गई। ये क्या लॉजिक है आनंद जी कि कोई गुजरात में खड़े होकर जय गुजरात बोलेगा तो ठीक है, महाराष्ट्र में बोला तो अपमानित हो जाते हैं। कार्य करेंगे, विदेश में जाएंगे जय हिंद करेंगे। आपको इतना छोटा सा विषय नहीं समझा मैम? सर विषय जो है सबको समझ में आ रहा है। आखिरी का मिनट मैं देती हूँ समीर जी को। समीर जी ये बताइए कि हम लोग बहस तो हो गई, हर किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि इसका नहीं होने वाला है या हम पूरा जीत जाने वाले हैं। आपका आकलन क्या है? क्या इस तरीके की राजनीति से कोई असल में फर्क पड़ने वाला है? कोई ये नहीं कह रहा है कि उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे इस वक्त शक्तिशाली नहीं है बीएमसी में, लेकिन क्या वो इस तरीके का अपना बूता बना पाएंगे साथ में आकर के, और खास तौर पर इस मुद्दे पर, एंटी हिंदी के मुद्दे पर? देखिए मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब महाराष्ट्र की राजनीति और खासतौर से बंबई की अगर राजनीति की बात करें तो बहुत बदल चुकी है। वो समय चला गया जब बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक थे। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है और जिस तरीके से गैर मराठी लोगों के लिए जिस तरीके से ये मारपीट का और जिस तरीके से ये एटीट्यूड अपना रहा है, ये कहीं स्वीकार नहीं है। मराठी लोगों को भी ये स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इनको राजनीति करना है तो मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास की बात करनी पड़ेगी, सबको सम्मान देना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलोगे तो मराठी वोट भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप इस तरीके से परप्रांत के साथ मारपीट करोगे तो मराठी वोट जो बचा हुआ है आपके पास वह भी चला जाएगा। अब बंबई ये स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और सबसे बड़ी ठाकरे को समझना होगा इस बात को, जनता के बीच जाइए, उनकी समस्या समझिए, महाराष्ट्र में सबका स्वागत कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, तो जनता आपको सम्मान देगी, वोट देगी। और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, अगर पूरे देश में देखा जाए तो अब बिहार चुनाव करीब है। अगर आप इस तरीके की बातें, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो वहां के जब नेताओं से मिलेंगे तो क्या आप यही रवैया रखेंगे? फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।